बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 23 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें सेशन से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक लंबे चौड़े और इम्पॉर्टेंट खिताब की 57 मिनट 18 सेकंड्स अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बोलते रहे। ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा को हदफ़ तनकीद बनाया बल्कि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ को डोनाल्ड ट्रंप ने तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कि हॉटेस्ट कंट्री, आइडियल कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये आइडियल लीडर जो है वो आपके सामने खड़ा है। इस आइडियल लीडर ने क्या इंपॉर्टेंट बातें की वो मैं आपके सामने रखूंगा। जाहिर है कि तकरीबन 1 घंटे का खिताब था, हम इसको 20 मिनट में लपेटने की कोशिश करेंगे। इसका आगाज ही जिस तरह से हुआ इस खिताब का, यानी कि जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप यूएन जनरल असम्बली की जानिब जा रहे थे न्यूयॉर्क में, तो वो कहते हैं ना रूट लग जाता है, पाकिस्तानी ज़ुबान में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जब डोनाल्ड ट्रंप का काफिला गुजर रहा था तो बहुत सारी ट्रैफिक जो है वो रोक ली गई न्यूयॉर्क जो पुलिस है उसकी जानिब से, और उस ट्रैफिक के अंदर जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के सदर वो भी फंस गए। और इमैनुअल मैक्रोन अपनी गाड़ी से उतरे और जो पुलिस एहलकार था न्यूयॉर्क का उसको इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यार ये क्या बात है, मैंने भी जाना है अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के अंदर। तो जो पुलिस एहलकार था उसने इमैनुअल मैक्रोन को नहीं जाने दिया। तो इमैनुअल मैक्रोन ने फ़ोन निकालकर डोनाल्ड ट्रंप को कॉल मिला दी और ये कहा कि यार रास्ता साफ करो। तो रास्ता साफ हुआ। ये क्लिप देखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। I'm sorry, I'm the president. I'm really sorry. It's just that everything's in frozen right now. There's a border tape coming right now. I'm sorry. If you don't see it, let me cross. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. क्लिप आपने देख लिया होगा कि इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के सदर हैं उन्होंने किस तरह से न्यूयॉर्क पुलिस के एहलकार को रिक्वेस्ट की और पुलिस एहलकार ने भी बड़ी पोलाइटली आई एम सॉरी कहते हुए मिस्टर प्रेसिडेंट माजरत, वो मोटरकेड जो है डोनाल्ड ट्रंप की वो बहुत करीब है। तो इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि देखो अगर वो आ रही है तो ठीक है, अगर थोड़ा वक्त है तो मुझे क्रॉस करने दो। तो पुलिस एहलकार ने इमैनुअल मैक्रोन को क्रॉस नहीं करने दिया। इमैनुअल मैक्रोन ने टेलीफोन किया डोनाल्ड ट्रंप को और ये कहा कि आपकी वजह से मैं भी फंस गया हूं। तो आगे से डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा होगा वो अगले मनाजर देखकर आपको समझ आ गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा इसको कि बेटा पैदल आ जा, और इमैनुअल मैक्रोन जो है वो पैदल निकल गए। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर पुतिन या फिर शी जैसा लीडर होता यहाँ पर तो ये जिस तरह से इस गुलाम के साथ सलूक किया गया तो जाहिर है कि वैसा सलूक उन लीडर्स के साथ ना किया जाता। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के खिताब की बात कर लें। डोनाल्ड ट्रंप के खिताब का आगाज भी कुछ इसी तरह का था। डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो इंतज़ामिया है उससे बहुत ज़्यादा शिकायत की। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ये कहा कि जी टेलीप्रॉम्प्टर तो चल नहीं रहा और ये जो ऑपरेटर है इसके साथ मैं क्या करूंगा वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अज़रह मजाक कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, और फिर ये कहा कि ये एस्केलेटर भी नहीं चल रहा था, एकदम जो है वो चलते चलते रुक गया और मेरी अहलिया जो है मेलानिया ट्रंप वो मेरे साथ थी, वो गिरते गिरते बच गई। वो अच्छी शेप में थी इसलिए वो गिरते गिरते बच गई, वरना ये जो यूएन की इंतज़ामिया है इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And I don't mind making this speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much.
गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने यूएन इंतजामिया के स्क्रू टाइट करने की कोशिश की कि जी टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं चल रहा, एस्केलेटर भी चलते चलते रुक गया था। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी तकरीर भी चलते चलते म्यूट हो गई थी, माइक भी काम नहीं कर रहा। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इस 80वें इजलास के दौरान एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने पॉइंट आउट किया। फिर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़े और मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो अपने एतराज़ात हैं इनकी वजूहात भी आगे चलकर बता दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब मैं इस बिजनेस में टॉप पर था तो मैंने अक़वाम मुत्तहिदा को ये कहा था कि मैं $500 मिलियन में इस बिल्डिंग को ऐसा बना दूंगा कि आप देखते रह जाएंगे। तो इन्होंने मुझे नहीं दिया, ये ठेका जो है वो इन्होंने किसी और को दे दिया। और $2-4 बिलियन लगाने के बाद भी आप देख रहे होंगे कि इस बिल्डिंग की क्या हालत है, मार्बल फ्लोर भी नहीं है इस बिल्डिंग के अंदर। जाहिर है कि ये अपने बिजनेस के चक्कर में इस तरह की बातें इसकी जानिब से की जाती हैं कि इसकी डेकोरेशन अच्छी नहीं है, ये बिल्डिंग अच्छी नहीं है, ये मार्बल अच्छा नहीं है, मैं होता तो मैं ये कर देता। तो अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग से ये स्टार्ट हुआ और फिर इसने अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर और इसके वजूद पर सवालात उठाना स्टार्ट कर दिए कि मैंने इतनी जंगें बंद की, मैंने ये जंग बंद की, मैंने वो जंग बंद की, जितना किरदार मैं अदा कर रहा हूँ तो मेरा शुक्रिया अदा करना तो दूर की बात है, अक़वाम मुत्तहिदा ने तो कभी कुछ नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा जो है इसका किरदार, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसका मकसद मुझे नहीं समझ आता कि अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का मकसद क्या है, इसका किरदार क्या है पूरी दुनिया के अंदर मसाइल हल करने की बजाय। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा जो है वो मसाइल बढ़ा रहा है। फिर इसने जो इलीगल माइग्रेंट्स उनकी जानिब इशारा किया और ये कहा कि ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है ये तो पैसे देकर जो इलीगल एलियंस हैं उनको बुलाता है अमेरिका के अंदर, और फिर अमेरिका के अंदर आकर वो जो इलीगल एलियंस हैं वो किस तरह का गंद करते हैं तो मैं उस गंद को साफ कर रहा हूँ। ये पूरी दुनिया देख भी रही है और पूरी दुनिया को, स्पेशली यूरोप को, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे से सीखने की ज़रूरत है। लंदन के जो मुजाहरे हैं उनको पॉइंट आउट किया डोनाल्ड ट्रंप ने और यूरोपियन कंट्रीज़ को कहा कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है यूरोप से और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि यूरोप जो है वो इस मसाइल से, ये जो मसाइल हैं इलीगल एलियंस वाले, इनसे यूरोप भी बाहर निकल आए और मेरे से पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी 7 जंगों का जिक्र करते हुए आर्मीनिया, अज़रबैजान वगैरह, पाकिस्तान, भारत का भी इसने नाम लिया कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग बंद करवाई। और फिर इसने ये भी कहा कि मैंने ईरान और इसराइल के दरमियान जो 12 रोज़ा जंग है वो भी मैंने बंद करवाई। फिर इसने ईरान को हदफ़े तनकीद बनाया और बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इसने इस्तेमाल किए ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए भी, ईरान के लिए भी, और इसको स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने किन अल्फाज में करार दिया। और जब डोनाल्ड ट्रंप ये बातें कर रहा था तो जो ईरान के ऑफिशियल्स बैठे हुए थे उनके भी आपने एक्सप्रेशंस देखने, छोटा सा क्लिप सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। There is no more serious danger to our planet today than the most powerful and destructive weapons ever devised by man, of which the United States, as you know, has many. Just as I did in my first term, I've made containing these threats a top priority, starting with the nation of Iran. My position is very simple. The world's #1 sponsor of terror can never be allowed to possess the most dangerous weapon. That's why shortly after taking office, I sent the so-called Supreme Leader a letter making a generous offer. I extended a pledge of full cooperation in exchange for a suspension of Iran's nuclear program. The regime's answer was to continue their constant threats to their neighbors and U.S. interests throughout the region and some great countries that are right nearby. Today, many of Iran's former military commanders, in fact, I can say almost all of them, are no longer with us. They're dead. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जो ईरान को हदफ़े तनकीद बनाते हुए आगे बढ़े और मसले फ़लस्तीन पर आ गए कि मैंने 7 जंगें तो बंद करवा दी, लेकिन मैं अभी भी आपको मालूम है कि बहुत सारी जंगें बंद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें एक जो है वो गज़ा का, फ़लस्तीन का मसला है जिसको मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हमास की जमात मेरे इस पीस के आगे रोड़े अटका रही है, जो हमास की जमात है, और वो कंट्रीज जो फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा
تو وہ حماس کی جماعت کو, اس دہشت گرد جماعت کو ان کی جانب سے ایک طرح سے انعام دیا جا رہا ہے. اور یہ بھی میری امن کی کوششوں کے اندر یہ جو ریکوگنیشنز ہیں یہ بھی رکاوٹ ثابت ہو رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کنٹریز کو ہدف تنقید بنایا جن کنٹریز نے 7 اکتوبر کے بعد سے اور اسپیشلی اس سیشن کے سٹارٹ ہونے کے دوران, آپ کو معلوم ہے کہ فرانس کی جانب سے, برطانیہ کی جانب سے, کینیڈا کی جانب سے, آسٹریلیا کی جانب سے ایک لمبی لسٹ ہے, تقریباً 9 کنٹریز ہیں جنہوں نے ریسنٹلی 2-3 دن میں فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا. تو ان کنٹریز کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہدف تنقید بنایا گیا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے رشیا اور یوکرین جنگ پر, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جس جنگ کو بند کرنا مجھے لگ رہا تھا کہ سب سے زیادہ آسان ہوگا, وہی جنگ بند کرنا میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ثابت ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کس کو قرار دیا یہ سنیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. I've also been working relentlessly stopping the killing in Ukraine. I thought that would be, of the 7 wars that I stopped, I thought that would be the easiest because of my relationship with President Putin, which had always been a good one. I thought that was going to be the easiest one. But you know, in war, you never know what's going to happen. There are always lots of surprises, both good and bad. Everyone thought Russia would win this war in 3 days, but it didn't work out that way. It was supposed to be just a quick little skirmish. It's not making Russia look good. It's making them look bad. No matter what happens from here on out, this was something that should have taken a matter of days, certainly less than a week, and they've been fighting for 3.5 years. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جنہوں نے یوکرین اور رشیا جنگ کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ چائنا, بھارت اور نیٹو کنٹریز بھی اس صف کے اندر شامل ہیں جو کہ اپنے خلاف اس جنگ کی فنڈنگ کر رہے ہیں, رشیا کے ساتھ کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں, رشیا کی انرجی خریدی جا رہی ہے. تو یہ کتنے سٹوپڈ قسم کے کنٹریز ہیں جو اپنے خلاف جنگ کو فنڈ کر رہے ہیں رشیا کو کاروبار دے کر. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین جنگ کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کی. میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ روز صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا, اب اس نے یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ مطالبہ کیا, آپ نے سن لیا کہ جی آپ کو کاروبار بند کرنا پڑے گا رشیا کے ساتھ, تبھی میں یہ جنگ بند کر سکوں گا. تو ایک صحافی کی جانب سے گزشتہ روز اس سے سوال پوچھا گیا کہ آپ یورپ کو کہہ رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ کاروبار بند کر دے, آپ بھارت کے اوپر جو ٹیرفس ہیں وہ عائد کر رہے ہیں کہ جی رشیا کے ساتھ کاروبار کرتا ہے بھارت. امریکہ نے $775 ملین کے جو کرٹیکل منرلز ہیں, یورینیم وغیرہ, وہ رشیا سے خریدی ہیں. جو بائیڈن کے دور میں اتنا زیادہ کاروبار رشیا کے ساتھ نہیں تھا جتنا آپ کی صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد رشیا کے ساتھ آپ کی جانب سے کاروبار کیا جا رہا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ساتھ اس کا آفیشل کھڑا ہوا تھا, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کیا کہو گے اس بات پر؟ تو اس کے آفیشل نے کہا کہ ہاں ہم جو ہے وہ ڈرل بیبی ڈرل کے تحت جو ہے ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ریلائنس نہ رہے چائنا اور رشیا جیسے کنٹریز پر. جو کرٹیکل منرلز ہیں ان کو لے کر ہم ان کنٹریز پر ریلائی نہ کریں, تو اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو پھر یہ جو کنٹریز ہیں جو رشیا کے ساتھ کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں, جیسے بھارت ہے, چائنا ہے, یا پھر یورپین کنٹریز ہیں, تو ان کو بھی تو ریلائی کرنا پڑتا ہے رشیا کی انرجی پر. جو یورپین کنٹریز ہیں اسپیشلی, تو ان کے لیے جب تک کوئی آلٹرنیٹ کا بندوبست نہیں ہوگا تو وہ کس طرح سے رشیا کے ساتھ کاروبار بند کر سکتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ان ادر ورڈز یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جی میرے سے خریدو. اس نے اس خطاب کے دوران ذکر بھی کیا کہ میں پوری دنیا کی سب سے بڑی پاور ہوں, میرا اسلحہ سب سے بڑا, میں لیڈر سب سے بڑا, میرے پاس تیل سب سے زیادہ ہے, اور میرا کاروبار سب سے زیادہ ہے, میرا کردار سب سے زیادہ ہے پوری دنیا کے اندر امن پھیلانے میں, اور اقوام متحدہ کا ادارہ جو ہے وہ میرے سے زیادہ کردار ادا نہیں کر رہا. اب اقوام متحدہ کے ادارے کو آپ کو معلوم ہے کہ یہی کنٹری اقوام متحدہ کو اگر ڈکٹیٹ کرنا چھوڑ دے, یا پھر ہاتھ بلند کرنا چھوڑ دے, یا پھر عالمی عدالتوں پر یا اقوام متحدہ کے آفیشلز پر اس کی جانب سے سینکشنز عائد کی جاتی ہیں, اگر اسرائیل کی شان میں کوئی گستاخی کر دے,
तो उस पर भी सैंक्शंस आयद कर दी जाती हैं अमेरिका की जानिब से। तो ये फसाद की जो जड़ है वो ना अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा नहीं है, बल्कि ये खुद जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर खिताब कर रहा था, ये खुद फसाद की जड़ है और पूरी दुनिया इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती भी है। और इस अमेरिका की लीडरशिप को पूरी दुनिया बहुत अच्छी तरह से जानती भी है, जो यहाँ पर खड़े होकर पूरी दुनिया को तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर देकर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यहाँ से खिताब ख़त्म करके डोनाल्ड ट्रंप रवाना हो गए। इस वक्त मैंने आपको बताया कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान खिताब कर रहे हैं, इंडोनेशिया के सरबराह का खिताब भी हो चुका। एनेलिना बायबॉक इस मरतबा जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सदर हैं। ये एनेलिना बायबॉक आपको मालूम है कि ये जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हुआ करती थी। यहाँ पर अहमद अल शर्रा जो शाम के सरबराह हैं, वो भी तकरीबन 6 दहाइयों के बाद कोई भी शामी लीडर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करेगा। उस खिताब की तफसीलात भी आपको बताऊंगा और जो भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनके खिताब आपके साथ शेयर करूंगा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इस 80वें सेशन के दौरान। नज़र रखेंगे कमेंट्स बॉक्स में, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।